Hello, Loken sir. Hello, Maruti. Yeah. Welcome to Percepts. So today in this session we'll be talking about Uniform Civil Code. जनरल चीज़ों को skip करेंगे और we will try to stick to things which are not discussed openly या फिर जो challenges हैं Uniform Civil Code को apply करने में उसके ऊपर हम लोग discussion करेंगे. Okay, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Let's start with that. sure. So, मुझे जो कमी नज़र आ रही है करंट डिस्कशन में इन द न्यूज़ चैनल्स इज़ बेसिकली द हाफ हार्टेड अप्रोच टूवर्ड्स कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी को लेके कितनी चीज़ें लिखी गई हैं या फिर यूसीसी का एजेंडा जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में justice with respect to what which part of the population को address करता है ठीक है जैसे it is basically the whole discussion is around religion right now right and that's the basic problem मेरा basic problem यही है इंडियन मीडिया से कि इसको बहुत ज़्यादा रिलीजन के अराउंड ही डिस्कस किया जा रहा है ठीक है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डेफिनेटली अगर हम लोग ऐसा देखें तो ऑल्दो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कम्प्लीटली डिफरेंट रिलीजन उसका एक एस्पेक्ट है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू हैव दैट एज अ डिफरेंट पैरामीटर जहां पर हम उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं बट आई डू थिंक कि जो प्रेजेंट मीडिया है या जो प्रेजेंट न्यूज चैनल है इसको बिल्कुल बायस्ड कर रखा है एंड दिस हैज एक्चुअली बिकम हिंदू वर्सेस मुस्लिम right so anybody who is trying to stand with its implementation is considered pro Hindu and anybody who is trying to let's say is against is considered pro Muslim. So that's the agenda, yeah, narrative that has been set, and I think this is something that needs to be called out clearly that it is not so. In fact, it entails a larger criterias, and therefore we are here to discuss this. So Sure. what do you think is at the core of uniform civil code? ओके कोर पे दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं एक तो है कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कितनी बातें कहता है और उसका निचोड़ क्या है और दूसरा बेसिकली सोशल चेंज जो है या सोशल अपलिफ्टमेंट बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोशल थ्रेड को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली सोशल चेंज जो है वो कैसे होगा क्या होगा और उसके एस्पेक्ट क्या है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ठीक है सो फर्स्ट वी कैन गो अहेड विथ कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी चीजें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हैं या फिर उसको इम्पैक्ट करती है राइट So if I sum this up, जो भी ये तक आपने बोला तो what you are making the point is कि जो actual aim है UCC का it has a particular aim and that aim is actual में social reform या फिर इंडिया में जो diversity है उसको एक unified तरीके से प्रोजेक्ट करना. So that's the ultimate aim और हाँ ultimate मतलब aim जो backdrop रखा एटलीस्ट जाए कॉन्स्टिट्यूशन तो यही लेके चलता है कि दैट्स द अल्टीमेट एम राइट अब राइट पॉलिटिक्स जो है करंट डिस्पेंसेशन करंट गवर्नमेंट उसको कैसे लेके जाना चाह रही है वो तो ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा बट व्हाट शुड बी दैट व्हाट आप बोल रहे हैं एक्चुअली में ठीक है तो अगर हम स्टार्ट करें आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 से जो कोट किया जाता है तो उसमें क्लियरली स्टेटेड है इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन ठीक है राइट इसका मतलब अगर हमने सिटीजनशिप में हर सिटीजन को इक्वल माना है ठीक है तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन नहीं हो सकता है ठीक है और आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करने की है कि आर्टिकल 25 और 26 अगर आप देखेंगे बोलता है कि फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का अधिकार देता है 25 और 26 बोलता है मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स अगर हम अ, अपने सिविल एक्टिविटीज को रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट मानते भी हैं लेट्स अज्यूम कि आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 जो बोल रहा है वो अप्लाई होता है आपके सिविल एक्टिविटीज में तो हम ये भूल जाते हैं कि आर्टिकल 14 और 15 फंडामेंटल राइट्स है तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग
अगर फंडामेंटल राइट पे लिखा हुआ है तो दैट टेक्स प्रेसिडेंट ओवर एवरीथिंग, राइट? तो अगर राइट हम यहाँ ये आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं कि आर्टिकल 25-26 क्या कहता है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट है, right? राइट And which is above everything, and that's the argument I haven't seen anybody like discussing in any forum actually, कि राइट हर आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इक्वल, लोग हाँ, इस बिकॉज़ चीज को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम देखें तो स्टार्ट में ही जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो जो प्राइमरी है 12-13 को छोड़ दें, तो जो 14 है, वो पहले प्रेसिडेंट सेट कर देता है कि राइट, नोबडी इज अबव लॉ, एंड देयरफोर वो एक कहता है कि नोबडी इज प्राइमरी सिटीजन एंड नोबडी इज सेकेंडरी सिटीजन्स। सो राइट, जो जो ट्रीटमेंट है वो सेम होनी चाहिए। एंड देयरफोर एक जो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि टाइमिंग को लेकर के पूरे मीडिया में एक ऐसा कनोटेशन चलाया जा रहा है जो अगेन प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी या फिर प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट के को लेकर के चल रहा है, एंड देन द लॉजिक अराइजेस कि व्हाई दिस पर्टिकुलर टाइमिंग। सो ऑल्दो आई एग्री कि यू कैन ऑलवेज डिबेट ऑन दिस, अगर बहुत पहले भी करते देन कुछ और मुद्दे ला करके हम लोग उस पर बोल सकते हैं कि व्हाई दिस टाइमिंग, बट व्हाट डू यू नहीं, थिंक, इज मेरा दिस मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ और है इसको लेके। मेरा ये कहना है कि रिफॉर्म के लिए टाइमिंग मैटर नहीं करता है, जब हो जाए जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है, किसी भी बहाने से हो जाए उतना सही है। जो राइट विक्टिम है, जो करंट विक्टिम है, अगर उसका भला हो रहा है तो क्या टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या उस विक्टिम का भला होना इंपॉर्टेंट रहेगा? ठीक है, सो दैट्स बेसिक। किसी भी बहाने से रिफॉर्म हो, रिफॉर्म इज रिफॉर्म, ठीक है। और ठीक है, अगर हमारा करंट डिस्पेंसेशन या फिर हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि सब कुछ चुनाव के लिए ही होता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, सो इफ any party is doing anything to win election, how is it wrong? The only thing is current disposition is not owning it, right? So राइट they can own it, like everybody understand कि आप इलेक्शन के लिए कर रहे हो, ठीक है। हाउ डज इट मैटर? द ओनली थिंग इज कि कुछ अच्छा हो रहा है क्या। नाउ इसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है। जब हम आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो लोग ये बोलेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो हो नहीं रहा बेसिकली, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक रिलीजन के लोग एक तरीके से जी रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन वाली कहाँ बात है, ठीक है। हर बंदा अपना अपना रिलीजन मान रहा है, उसके हिसाब से शादी ब्याह कर रहा है, उसके हिसाब से चीजें कर रहा है। हम जो सबसे बड़ा डिस्कशन है वो यूं भूल जाते हैं कि यूसीसी इन इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कहीं बाहर का, यूसीसी इन इंडिया इज मोर अबाउट जेंडर जस्टिस देन रिलीजियस रिफॉर्म एक्चुअली, क्योंकि requirement of UCC is more related to rights to female in this rather context than, rather than religious. So it has to more to do with gender justice than actually religion, you know। इसीलिए मैंने आर्टिकल 15 कोट किया कि साफ साफ बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड ऑन व्हाट बेसिस दैट डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग in some religion, it is because these females belong to that religion. So एक पर्टिकुलर रिलीजन की महिला को कुछ अधिकार हैं जो दूसरे रिलीजन की महिला को नहीं है, which is gross violation of article 15. राइट सो अगर इस कंटेक्स्ट में हम लोग देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने रिसेंट स्टेटमेंट दिया वो साउंड्स वैलिड, राइट? ही सेड दैट इन अ सेम फैमिली यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट लॉज रनिंग टुगेदर, राइट? एंड और कहीं ना कहीं इसको रिसेंटली पोर्ट्रे किया जाता है कि ये माताओं और बहनों के लिए है, which going by your rationale seems more appropriate, although not picked up by the media. Correct. So the third question that arises is ki this is basically a uniform civil code where code essentially means collection of laws which can be implemented, and then therefore we can again ask that do we really have such laws which can be collected together? For example, Hindus के लिए एक law हमने बना रखा है, Muslims के लिए Muslims personal board का law है, हिंदू के लिए मैरिज एक्ट है, एंड several other acts
जो हमने पहले ही बना रखा है. So will this exercise be like having some part of these laws into a code or into a complete segregation ki they build up a code, or this will be like changing everything altogether and then creating something new? हाँ, जहाँ पे आपका जो आर्गुमेंट है कि फैमिली लॉ अलग-अलग है इंडिया में, वो अप्लाई होता है कि किसी के लिए कितना चेंज है। आई विल नॉट से कि किसी के लिए कितना डिस्क्रिमिनेटरी है या नेगेटिव है, ठीक है? बट ये ज़रूर आप बोल सकते हो कि किसी के लिए कितना चेंज है, क्योंकि हर वर्ग जो है रिफॉर्म के अलग-अलग स्टेजेस पे है, ठीक है? Right. जैसे हम जब हिंदू फैमिली लॉ की बात करते हैं, तो वो रिफॉर्म के इंडिया के कंटेक्स्ट में वो रिफॉर्म के बहुत आगे के स्टेज पे है देन एनी अदर ग्रुप, राइट? तो जब Right. हम यूसीसी या कोडिफिकेशन ऑफ सिविल लॉज करेंगे, तो बहुत सारे लॉ जो ऑलरेडी हिंदू लॉ में एग्जिस्ट करते हैं, वो एज इट इज आ जाएंगे, Right. बट उसमें भी चेंजेस होंगे, बट चेंजेस कम होंगे, जो मेरा assumption है, बट अदर रिलीजन या अदर ग्रुप्स के लॉज में ज्यादा चेंजेस होंगे. सो दैट्स द डिफरेंशिएशन. बट क्या वो चेंजेस बेसिक ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन राइट्स ऑफ फीमेल्स और राइट्स ऑफ फीमेल पर से को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, या फिर क्या वो चेंजेस रिफॉर्म्स हैं या नहीं है, ठीक है? तो अगर वो चेंजेस रिफॉर्म्स हैं, देन दैट शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है? I think हालांकि हाँ. I wanted to make a point कि अभी आप जो बोल रहे हैं कि हिंदू लॉज ज्यादा आ जाएंगे, right? And therefore which is right. But then if you go by recent statement by वैसे साहब, उन्होंने बोला कि this is actually not UCC, rather this is implementation of Hindu code of conduct. So I think your rationale is somehow which is giving it a scientific view कि ऐसा होगा, okay? हाँ, And बट therefore, बट जो minority बट की fear है उसको हम फिर कैसे address करें? हाँ, बट फिर ये भी तो कंसेप्ट है ना कि पिछले 35 से 40 साल में जो हिंदू कोडिफिकेशन है, हिंदू लॉ जो है, वो कितना चेंज हुआ है, जबकि दूसरी तरफ चेंजेस नहीं हुए हैं. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट कि जो हिंदूज के रिचुअल्स थे या एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो रिचुअल्स थे, उनको एज इट इज उठाया गया है. एक्चुअली में रिफॉर्म्स होके रैशनलाइज करके उसको ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स बना के उन लॉज को लाया गया था, Right. राइट? सो ऑब्वियसली दे विल बी क्लोजर टू यूसीसी, दैट्स वेरी ऑब्वियस. और अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो उसको खुद सोचना चाहिए कि वो जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो उसके ही अगेंस्ट जाता है, कि Right. आपने रिफॉर्म्स नहीं किए हैं 50 साल तक फैमिली लॉ में, इसीलिए तो आप इतने दूर हैं यूसीसी से, नहीं तो आप भी पास में होते ना, ठीक है? हाँ, as सो a द होल society. या होल आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग कि ये हिंदू लॉज के पास जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट दोज पीपल कि भाई आपने रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए हैं फिर, और And रिफॉर्म्स then नहीं हुए तो होने चाहिए. और फिर अब इसी चीज को अगर हम उठाएं और अगर हम लोग इसको थोड़ा और रैशनल तरीके से सोचें, एंड व्हेन वी थिंक ओनली अबाउट मुस्लिम्स कम्युनिटी, तो हम देखेंगे कि मुस्लिम में भी जो टॉप के लोग हैं, व्हेन आई से टॉप के लोग, आई एम टॉकिंग इन सम टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेंस. सो जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में ऊपर हैं, they are actually not more inclined to traditional customs. For example, हिजाब पहनना या नहीं, फिर नॉट नेसेसरी. बुर्का पहनना है. So I don't believe so, especially in uh, few communities. It's like money and economic status had nothing to do with rights in many of the community. but when If we you say see, liberal, when we say so liberal, liberal has nothing to do with economy actually, but it is or financial. लेकिन It is ये तो देखा जा रहा है ना कि जो it अच्छी is जगह से पढ़े, perceived that way. It is perceived that way, but that's not true actually. या so अगर हम देखें there is somehow a relation. नॉट रियली, बट ठीक है, मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ फैमिली एंड हाउ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दे आर एक्चुअली. आई ब्रॉट दिस बिकॉज मीडिया में अगेन वो चीजें चल रही हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हैं जो वेल ऑफ हैं, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, वो चाहते हैं कि जो लोग
लोअर स्टेटा में बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, ये उनको प्रोवोक किया जा रहा है सो दैट दे बिकम एक्टिव See, सपोर्टर्स, दे टेक I आर्म। don't think so. See, the thing is, ये एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा साउंड करता है, विच आई एक्चुअली बिलीव कि है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लाइक आप इमेजिन करो ना कि 50 अमीर लोग बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि गरीबों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको कैसे दबाना है। ऐसा होता नहीं है ना, एक्चुअली नहीं होता, हाँ, राइट। ठीक है? लाइक दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। या आपने बट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहां पे आप ये सब बातें कर रहे हैं कि गरीबों को, ये दिस इज नॉट हाउ इट इज। द सिनेरियो इज कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसका नंबर ज्यादा है, राइट? सो with respect to vote bank politics, political forces do this, not राइट। Amir Garib, but political forces to gain power or to retain their power or retain their hold on that particular vote bank, they will do it. But it has not, I don't think it has to do with financial status, but more to do with power status in society or something. So you can say that some powerful people or some rich people are supporting some politician. That politician is doing something to actually control. दैट इज ऑब्वियस। Huh. So और अभी रिसेंटली that hmm, मीरा रोड hmm, में जो इंसिडेंस हुआ, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, yeah, जो हाउसिंग सोसाइटी में इंसिडेंस हुआ, जहां yeah, पर, yeah. तो what do you feel ki how was it mitigated? Because I was watching a report by a famous journalist Ravish Kumar, okay, Hmm, and I found कि वो बोल रहे हैं कि ये जो पूरा चीज है या जो हो रहा है उसमें एक स्टेट एजेंडा चल रहा है ताकि हिंदूज को रेडिकलाइज कर दिया जाए, मुस्लिम्स को रेडिकलाइज कर दिया जाए, और ये लोग बस आपस में इसी चीज पे लड़ते रहें और जो मेन मुद्दे हैं उससे वो भटकता रहे। सो hmm, दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन, जो जो अपोजिशन में है, लेट्स से, या फिर जो हम कह सकते हैं कि गोदी मीडिया को छोड़ करके जो दूसरा मीडिया है, ओके, hmm. वो इस बात को या इस नैरेटिव को हमेशा आगे करते रहता है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, चाहे वो अभी मीरा रोड के इंसिडेंट्स को हो, चाहे वो यूसी से रिलेटेड हो। और जो आपने बोला कि ये होता नहीं है कि टेक्निकली कुछ अमीर लोग बैठ गए और वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे, this is something which is not happening, but this is something which is portrayed in our alternate media. हाँ, देखिए मेरा तो सोचना ये है कि ये चीजें तो होती रही हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आज के टाइम पे हर किसी के पास कैमरा है और हर कोई केपेबल है किसी चीज को स्ट्रीम करने का या फिर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचाने का, राइट? सो इट्स Right. नॉट लाइक कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये होते नहीं हैं या पहले नहीं हुए हैं कभी। ये बहुत गलत पिक्चर है लोगों ने इंडिया की बना रखी है कि भाई इससे पहले तो बहुत ही भाईचारा था या ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं। दिस इज़ वेरी स्मॉल इंसिडेंट जो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है विथ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंट्री। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ एन इन स्मॉल इंसिडेंट आइसोलेटेड। It is a big incident for that family, for people of that society, but in context of whole India or in context of even a single city, it's not that bigger an incident, right? But Right. जैसे आप बैंगलोर का कुछ एग्जाम्पल था कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट लगा रखा था कि किसी खास रिलीजन के लोगों को घर नहीं देना है या नहीं Mm-hmm. बेचना है उस सोसाइटी में। मेरे ख्याल से 2 साल पहले ये कुछ खबरें आई थी, ठीक है? या फिर मुंबई में कुछ ऐसा सीन हुआ था, ठीक है? Right. सो ये चीज़ें आज से नहीं हो रही हैं। ये चीज़ें मतलब सेंचुरीज़ से हो रही हैं कि किसी जगह पे किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है। द ओनली थिंग इज़ कि आज नैरेटिव को बड़ा किया जा रहा है। ठीक है? हाँ, हम तो लाइक केवल वही चीजें नैरेटिव इज़ देखते हैं। नैरेटिव इज़ गेटिंग बिगर, बट दैट डज़न्ट मीन कि ये एक जगह हो रहा है तो हर जगह हो रहा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बोथ द पार्टीज़, ठीक है? अब उसमें कौन गलत है, कौन सही है, इस पे मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज़ लोग खुद जज करें। आई डोंट वांट टू गो इंटो दैट, ठीक है? बोथ द पार्टीज़, ऐसे लोग हर जगह नहीं हैं। ना राइट। जो बंदा
गाड़ी लेके आया या फिर जो वो एक पशु लेके आया वो, ना ही जिन्होंने विरोध किया वो। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हर जगह हैं, राइट? सो राइट। it's a very not very isolated, but it's not that big of a deal कि ये चीजें हो नहीं रही हैं। Like everybody can think over by themselves कि आपके शहर में इतने सालों में कितने बार ऐसी चीजें आपने सुनी, देखी या एक्सपीरियंस की हैं खुद। तो ये होता रहता है। I don't believe that this has any you know क्या बोलते हैं वेटेज वजन है इन चीजों का इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन अराउंड व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, and then moving back to UCC core discussion हमारा, so the point where we were at कि actually में ऐसा लग सकता है कि जो हिंदू के लॉज हैं वो आगे आ रहे हैं, बट दिस इज जस्ट बिकॉज एज सोसाइटी वी प्रोग्रेस्ड, जहाँ पर जो हिंदू इश्यूज थे उनको कोर्ट्स में लाए गए, डिबेट किए गए, न्यू लॉज फॉर्मुलेट किए, एंड देयरफॉर इट हैज बीन सब्जेक्ट टू wider change where we were able to create a progressive society, and therefore laws changed a lot. So that's one narrative. The other thing that we need to pick is कि UCC में there are issues जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि we talk about basically four main agendas are there, which is marriage, divorce, things related to inheritance, and fourth can be like what happens after divorce, how a ऑब्लिगेशंस point, क्या yeah, क्या ऑब्लिगेशन है। marriage obligations या family obligations, because for all other things मोटे मोटे तौर पर लॉस बने हुए हैं, सिविल लॉस इन जनरल आर देयर, केवल यही वो चीज जहां पर हम डिफर करते हैं on bigger grounds, and therefore राइट if you will see even for these, अभी recently ट्रिपल तलाक को लेकर के we had supreme court ruling, okay, and we revoked that, and therefore we see कि हमारे पास already एक एक कोड आ गया which can be part of uniform civil code. Then the question arises, why this sudden rucksack about having it all together at once? Because अगर आप inheritance laws देखें तो आज से 20 साल पहले women were not entitled to be um, to inherit सी father की। दैट्स द पॉइंट। आपने बोला कि हम कहाँ-कहाँ डिफर करते हैं, ठीक है? मेरा जो प्राइमरी क्या बोलते हैं आर्गुमेंट है वो ये है कि यूसीसी का डिस्कशन और ड्राफ्ट शुड नॉट बी अबाउट कि हम कहाँ-कहाँ डिफर करते हैं। It should be about upliftment. It should be about more about gender justice, and then it should be about equality before law and prohibition of discrimination. जो 14-15 और gender justice की बात मैं कर रहा हूँ. It should not be focusing on कि हम कहाँ-कहाँ differ करते हैं. It should be focusing on कि कहाँ-कहाँ discrimination हो रहा है. ठीक है? It should be focusing on किन चीजों की वजह से discrimination हो रहा है. It should be focusing on कि treatment with respect to your civic rights, ठीक है, should be provided to you in law, and there should be instrument of justice attached to it, ठीक है, कि it's a two step सिनेरियो। एक तो आप ये बोल रहे हो कि लॉज हमको बनाने हैं और साथ में आपको एक जस्टिस का रास्ता भी उनको देना पड़ेगा, ठीक है, which is if not immediately but over a period of time which should be understandable and acceptable to the society, ठीक है, जैसे बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल्स है इंडिया में इसके जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, द होल डाउरी वाला लॉ, द होल अनटचेबिलिटी का लॉ, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि अभी केसेस नहीं होते हैं, बट आप मूवमेंट देखिए कि एक टाइम पे जब ये हर घर में हो रहा था, फिर ये हर दूसरे घर में हुआ, फिर हर 5वें घर में हुआ, फिर हर 10वें घर में हुआ, अभी ये किसी 100 घर में से एक में होता है या 1000 घर में से एक में होता है। पहले हर गांव में हो रहा था अनटचेबिलिटी, हर मोहल्ले में हो रहा था। आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में अगर एक भी केस आ जाता है तो वो नेशनल न्यूज़ है। अगर वो नेशनल न्यूज़ है इसका मतलब वो एक्सेप्शन है। डाउरी का अगर कोई केस आ जाता है तो एक बड़ा न्यूज़ है, इसका मतलब वो एक्सेप्शन है।
राइट? तो हमको सिनेरियो ही ऐसा बनाना होगा कि यूसीसी का होल डिस्कशन शुड नॉट बी अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ वन रिलीजन और वन ग्रुप टू द अदर ग्रुप। इट शुड बी अबाउट कि कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उस So, डिस्क्रिमिनेशन को पाटना है हमको थ्रू यूसीसी। what you are saying essentially is कि should a state stop looking into people's religion while framing laws? इंडिया है, Ideally, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। this is what Yeah, this constitution is का ideal condition in Hmm, framing law, of course. It should. right. And But then there is Article 25-26 जिसमें हर लॉ की बात नहीं कर रहे हम। अगेन you see, मेरा कहना ये है कि हम उन लॉज की या उन प्रैक्टिसेस की बात करें जो डिस्क्रिमिनेटरी है। see what we can additionally do, जो मेरे माइंड में भी आ रहा है कि when it comes to two things, दो चीजें यहाँ बहुत ही क्लियर हैं कि किसी भी रिलीजन को लेकर के there are two aspects of it. One is which influences culture as a complete society, या उस रिलीजन से जुड़े हुए जो कल्चर हैं उसको रिलीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज रिलीजन से जुड़े हुए जो कस्टम्स हैं उनको उनको फॉलो करने के बाद एक सोसाइटी में एक सेटअप क्रिएट होता है, या फिर सोसाइटी में लेट्स से रूल्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ यू कैन मैरी, आप आपस में शादी कैसे कर सकते हैं, या फिर फॉर ये कस्टम्स के हिस्से हैं। बिकॉज इन सर्टेन हिंदू फैमिलीज ऑल्सो आप देखेंगे कि मे बी इन सर्टेन रीजन्स यू कैन नॉट मैरी योर रिसेंट रिलेटिव्स। फॉर एग्जांपल मामा की लड़की से आप शादी नहीं कर सकते हैं, बहुत बट कॉमन देन प्रैक्टिस है in ऑब्वियसली। others it is allowed. Okay, हाँ। similarly हिंदूज में भी ये चल रहा है और मुस्लिम्स में भी ये चल रहा है। एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हेन स्टेट कम्स टू दिस कि हम लोग ऐसा कर लें कि वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स कि ओके दीज नीड्स टू बी फॉलोड, एंड देन आई एम नॉट लुकिंग इनटू दोज थिंग्स व्हिच आर कस्टम्स। आप शादी कैसे करते हैं ये आपकी चॉइस है, बट देन आप शादी से डिवोर्स कैसे लेते हैं ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती है। या फिर आप डिवोर्स के बाद सामने वाले को शादी कैसे करते हैं उसमें भी कंडीशन है ना। एज एक बड़ा कंडीशन है, ठीक है। डाउरी भी तो एक कंडीशन है ना। एक व्हेन आई शादी से कैसे कर... कैसे आई मीन आई एम लुकिंग ओनली ऑन द कस्टम वाला पार्ट कि आप वो रिचुअल्स क्या फॉलो करते हैं एंड ऑल दैट, दैट इज पार्ट ऑफ द कस्टम। आई एम नॉट गोइंग इनटू, लेकिन जब हम लॉ बनाएंगे तो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल आ जाएगा कि यू विल हैव टू लुक एट एज, यू विल हैव टू लुक एट ऑफ कोर्स जेंडर ऑफ द पर्सन कि वो हाँ, अलाउड है कि नहीं। जेंडर ऑफ द पर्सन। हाँ, मतलब अब ये भी बड़ा क्वेश्चन होगा कि भाई या लिव इन अलाउड है कि नहीं हाँ, बिफोर सेम मैरिज। जेंडर उसका पार्ट होगा कि नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे ग्रुप्स में जो कैश है उसका आदान प्रदान होता है तो उसको डाउरी डाउरी है, माना क्या जाए कि ना माना जाए, डाउरी क्या वो होगा। डाउरी है या नहीं है, ये क्वेश्चंस भी आएंगे। सो it's a long way to go with respect to discussing a common you know common aspect of when you enter into customs। ठीक है, मेरा ये सोचना है कि कुछ लॉयर्स को मैंने सुना है जिसमें अश्विनी उपाध्याय उनमें से एक हैं, ठीक है, जिनका बहुत क्लियर कट एस्पेक्ट है कि 10 चीजें हैं, 10 चीजों पे लॉ बना दो। जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैरिज का कस्टम वस्टम छोड़ो, आप एज तय राइट। कर दो, मिनिमम एज तय कर दो। डिवोर्स का कस्टम वस्टम छोड़ो, आप ये डिसाइड कर लो कि डिवोर्स होगा तो कहाँ से होगा, ठीक है, और जहां से होगा उसमें ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ मैरिजेस, हाँ। पॉलीगैमी। तो आप हर चीज में घुसने जाओगे तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। लेकिन आप कुछ चीजों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, एज स्टैंडर्डाइज कर सकते हो विच इज डिस्क्रिमिनेटरी, यस, ठीक सो है। एज इज तो वन। हाँ, सो यू शुड look at the aspect which is operation based, कि वो किसी को ऑपरेस कर रहा है या डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और आप उन चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दो। that should be the basic और फर्स्ट स्टेप। सो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को पहले देखें तो ऑपरेशन का एक अभी प्रेजेंट जो मेन इशू चल रहा है वो डाउरी है वाइडली। अगर बट अगर लॉ, चल भी रहा है, नहीं, कम हो बट चुका है, लॉ ये एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है ना। देयर एग्जिस्ट इज करता लॉ, है। राइट, राइट। राइट, एज है, एज इज ऑलरेडी फिगर्ड आउट, डाउरी इज हाँ, नॉट अलाउड।
sex is already figured out, divorce rules are already figured out. When we move to Muslims and look at this same thing, I do know that Muslims cannot marry before 18, right? It is applicable for everyone, No. isn't it? Muslims can. Yeah. Okay, I will have to check on this. But then Yeah. 18, so age is one where we need to have the uniformity, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इसी को लेकर के आप डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं. द अदर थिंग इज लाइक पॉलीगैमी से रिलेटेड रूल्स क्लियर नहीं है. ओके, एंड मुस्लिम्स में ये कॉमन भी है, चल रहा है, एंड देयरफॉर I don't know, like I'll not go into those sweeping statement की common है कि नहीं है, but there's no law which prohibits it. Basically कोई law नहीं है जो रोकता है इस चीज को. So we don't have any laws. So if we talk in terms of laws, so sex से related we don't definitely. So you are saying कि जो discrimination हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि laws नहीं है, and therefore Yeah. laws होने चाहिए. And Right. then when we question this, the question arises जहां पर जो opposition कह रही है हमारी कि हम शरिया लॉ को फॉलो करेंगे और शरिया लॉ इन चीजों को अलाउ करता है या प्रोहिबिट करता है, सो हमारा ये लॉ होगा. एंड देयरफॉर एज अ सोसाइटी वी नीड टू मेक दिस आउट वेरी क्लियर कि हमारे जनरल इश्यूज क्या होंगे जो प्रमोट कर रहे हैं सोसाइटी में, लेट्स से डिस्क्रिमिनेशन को, डिसहार्मनी को, एंड दोस थिंग्स, राइट, व्हिच आर नॉट प्रोग्रेसिव इन शॉर्ट. मतलब यस, एब्सोल्युटली जो आप बोल रहे हैं. मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्गुमेंट सुना एक्चुअली में. सो द आर्गुमेंट इज कि जो चेंजेस हैं वो बॉटम से आने चाहिए. लाइक देयर वाज समवन हु इज अपोजिंग यूसीसी और समहाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट राइट नाउ और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रिफॉर्म बॉटम से आने चाहिए. देन इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ इट, ठीक है, रिफॉर्म बॉटम से आते कहाँ हैं? हाँ. कभी भी. पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि देयर इज एन अगेन द सेम पर्सन गिव एन आर्गुमेंट कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ठीक है, 100 इयर्स लगे जहां पे वो है वहां पहुंचने के लिए. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म्स. तो नाउ द आर्गुमेंट इज डू वी वांट टू एक्सेप्ट कि बाकी कम्युनिटीज को छोड़ दिया जाए 100 साल के लिए वहां तक पहुंचने के लिए, या फिर अगर हमने देख लिया कि these are the things which are good for everybody, so it should be taken into account and ask them कि भाई आप लॉज बनाओ, रिफॉर्म्स हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे as per laws, and government should take a lead. So I don't understand few of the arguments कि आप ये बोल रहे हो कि 100 साल में हुआ है, तो क्या वो ये कहना चाह रहा है कि हम 100 साल और छोड़ दें किसी कम्युनिटी को? मतलब so there are bizarre people actually, to tell you very frankly. बहुत अजीब से आर्ग्यूमेंट सुनने को मिल रहे हैं. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगेन सिनेरियो इज कि अगर आपको पता है कि किसी के साथ भाई 60 इयर्स पहले हम एम्पावरमेंट जैसा टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की भी बात नहीं करते. हम 2 कदम आगे हैं डिस्कशन में. अभी जेंडर जस्टिस में LGBTQ IA प्लस पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं. ठीक है, तो उनके राइट्स की का डिस्कशन चल रहा है, और हम अभी भी इस डिस्कशन में है कि हमको एज इट इज छोड़ देना चाहिए. ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट में 100% एग्री नहीं करता वो तो यही है कि किसी को चेंज होने में अगर 100 साल लगे हैं तो आप दूसरे को छोड़ दो कि वो 100 साल ले. आई डोंट बिलीव इन दैट आर्ग्यूमेंट. नहीं तो फिर ह्यूमन हिस्ट्री में सीखने का क्या मतलब हुआ? हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? लाइक आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी रूड अबाउट इट, बट दैट्स द आर्ग्यूमेंट कि फिर हम ह्यूमन क्यों हैं अगर हमको सारा एक्सपीरियंस खुद ही करना है और दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीखना है. तो एज अ सोसाइटी इट मेक्स सेंस, राइट. एंड द पेस एट व्हिच वी आर मूविंग, चाहे वो टेक्नोलॉजी के सेंस में हो, चाहे वो इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट के सेंस में हो, यू कैन नॉट एक्चुअली लीव पीपल कि आप अपने पेस से चेंज जो हो रहा है वो होने दीजिए. एंड देन दिस इज समथिंग which brings into question the other aspect of UCC, which is like, what about those areas? एक तो हिंदू मुस्लिम हो गया, which is
which is a common framework. But then there are areas which fall under scheduled areas. Then we have tribal population, जिनका खुद में ही एक अलग कम्युनिटी हो. When you look at Right. छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें, so they have a different mode of marriage. उनमें घोटुल प्रथा भी शामिल है. So what will we do about that? Because if you think I heard very हाँ. yeah, I heard very interesting argument about this कि ऐसे population जो है, it is 0.5% of the whole population actually, right? Right. So और इनमें से बहुत सारी जगहों पे IPC भी applicable नहीं होता है because they are protected communities, right? So that argument does not hold value with respect to implementing it to 99.5% of the population, right? अगर वहाँ IPC भी एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, तो UCC भी नहीं होगा, और जब IPC होगा तब UCC भी कर दिया जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा. बट बिकॉज देयर इज 0.5% कम्युनिटी which has which can have actually the minority wala problem, which is based on language, which is actual minority if we see in that sense. हाँ, मतलब 3 बेसिस हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. तो अगर उस बेसिस पे है 0.5% पॉपुलेशन कहीं पे, ठीक है, सुदूर जंगलों में, तो ठीक है, वहां इम्प्लीमेंट मत करो आप. How that needs to be taken into account. Yeah, and that needs to be allowed even because anyways हम प्योर इंडिजीनियस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट, जो भी जंगलों में रह रहे हैं. हाँ, तो ठीक है ना, मत करो वहां इम्प्लीमेंट, राइट. तो anyways they are protected और उनके लिए स्पेशल रूल्स पहले से हैं. So it's up to us कि हम उसको कैसे डील करेंगे. So the crux of it is like which makes sense also कि UCC को इम्प्लीमेंट करने का जो मोटिव है हमारा, that needs to be very clear and that needs to be justice oriented. चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, कल्चरल जस्टिस हम बोल सकते हैं. So this is basically driven by Article 14. So before drafting anything, you are actually invoking the principles of Article 14 कि everybody should be equal to law, and above that जो core है वो justice है हमारा. So I think that's the crux that we can take away from this discussion. Right. Like मेरे नजरिए से तो वही है कि हम फोकस करें जेंडर जस्टिस पे, विच इज लाइक नीड ऑफ द आवर. हम फोकस करें डिस्क्रिमिनेशन पे, कहाँ हो रहा है, हम फोकस करें कि भाई सप्रेस किस बेसिस पे किया जा रहा है, ऑप्रेस किस बेसिस पे किया जा रहा है लोगों को, और उन चीज़ों पे फोकस करें वाइल ड्राफ्टिंग कॉमन यूनिवर्सल. Yeah. So I also heard another argument कि other countries हैं वहाँ पर सिविल कोड है, and then उसका सिंपल सा लॉजिक है कि उनके पास उतनी डाइवर्सिटी है ही नहीं in the first place कि प्रॉब्लम अराइज हो. Right. People tend to forget कि इंडिया अपने आप में 2x वर्ड है. Right. Like it is 2x word. It is not just the word with respect to diversity. It is doguna of the whole word. So obvious सी बात है कि ये issues आएंगे. But that's how it is. That's how this country has been for thousands of years. Not just last 70-75 years, but at least from the history, from the time that we remember. या जो हमारे जो भी mythologies भी अगर उठा लें तो वो they are ripe with examples of diversity. And mythology में अगर हम देख लें तो then there are no common laws. कहीं भी marriage के ही laws को देख लें तो somewhere there is a king who upholds कि I will marry to a single woman, and then there are kings who can marry numerous wives, and then there are women who can have numerous husbands, right? So I think it was never a uniform. हिस्ट्री में जेंडर जस्टिस का कंसेप्ट भी तो नहीं है. But then you cannot always say कि gender justice नहीं है, because अगर हम देखें in South India we have a particular community Nayars. So South India के जो Nayars हैं they are basically matriarchal society. अभी वो matriarchal society में हैं. Again, see, gender roles is different. Gender justice is different. With respect to modern definition of gender justice, it is
closer to what first or second wave of feminism is all about: equality for women, basically. And I think everything will eventually move to even a wider connotation. There we will say justice for men also and justice for women also. Because I think ये जो मतलब LGBTQ plus वाला movement चल रहा है वेस्ट में और उसके अराउंड जो भी डिबेट है, it is pushing it towards that कि हाँ, why not think about men? नहीं, अभी इंडिया में आया नहीं है, जब आएगा तो इंडिया उस में पे नहीं भी आया, but एक USA is like डिस्कशन रखेंगे अपन कि हाउ वो कल्चर और LGBTQ, हाउ लाइक बिजार द थिंग्स आर इन द वर्ल्ड. बट ठीक है, मतलब द सिनेरियो इज कि हमको आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन जेंडर जस्टिस कंसेप्ट, yeah, राइट? there is nothing. राइट, सो Hmm. वो कंसेप्ट शायद हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता था. जेंडर रोल्स एग्जिस्ट करते थे which Yeah, were but then very well defined. if you look at certain examples from the history, then you will see that they did have a sense of justice. Anything was not being done out of let's say वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. कहीं ना कहीं एक वैलिड आर्ग्यूमेंट चल रही है और उसके अलावा भी when something is going wrong, something else is being done to to move towards justice. So I think historically India has been a society हर which एरा का अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना जेंडर रोल्स को लेके. तो अगर हमने जेंडर रोल्स को इन करंट एरा ऑब्सलीट कर दिया है, वी हैव डिमिनिश्ड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रोल्स, राइट? तो इसका मतलब जेंडर जस्टिस इज नथिंग बट ह्यूमन राइट्स, राइट? एंड देयर yeah, इज नो कंसेप्ट ऑफ जेंडर रोल्स vis-a-vis जेंडर जस्टिस, राइट? तो फिर हमको हमारा लॉज और ट्रीटमेंट ऑफ लॉज को वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है? आइदर बीइंग अ ट्रेडिशनल सोसाइटी हम कुछ चीजों को कस्टम्स में जेंडर रोल्स में बांध सकते हैं, ठीक है? बट जो बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन है उसको जेंडर रोल्स के नाम पे नहीं बेचा जा सकता ना. मेरे कहने का मतलब है कि आप जेंडर रोल्स के नाम पे कस्टम्स में जो अच्छी चीजें हैं उसको रख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन को, किसी को ऑपरेस करने को आप जेंडर रोल के नाम पे नहीं रख सकते हो ना. दैट्स माय होल कांसेप्ट बिहाइंड यूसीसी कि मेरा मेरा आर्गुमेंट इज मोर टुवर्ड्स कि क्या खराब चीजें हो रही हैं या क्या ऑपरेसिव चीजें हो रही हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हटाओ. अदर देन दैट आई एम ओके विद कि कोई फेरे ले रहा है, कोई चादर ढक रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई 7 ले रहा है. that makes sense. हाँ, हाँ, मतलब because दैट that is डजंट what मैटर. कि आप हाँ, कैसे करें. हाँ, बस जो जो 2 लोग फेरे ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एज के होने चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड. ठीक हाँ, है? there should be mutual consent. हाँ, तो किसी के कंसेंट कंसेंट तो ठीक है, मतलब म्यूचुअल ओके. कंसेंट होना चाहिए. नहीं तो मैं किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख करके शादी करा रहा हूँ, उसके ठीक लिए हो तो सकता ऑलरेडी लॉ है ना. है. हाँ, so ultimately we need to be within the concepts of promoting harmony between different groups, between हाँ, society. मेरे को ये लगता है ना कि जब हम ये सोचें कि यूसीसी का हम ड्राफ्ट बनाएं तो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट मेकिंग इट सिंपल, वेरी सिंपल, टू मेक इट एक्सेप्टेबल. कि जैसे मैंने बोला कि हाँ, आप शादी की उम्र तय कर दो, डिवोर्स के Right. कुछ कंडीशन लगा दो, ठीक है, ऑब्लिगेशन लिख दो, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आप रखो उसमें, रादर देन किसी के कस्टम के अंदर घुसना जबरदस्ती. वो चीजें मत करो, आप सिर्फ नेसेसरी चीजें रखो Yeah. विच इज ब्रॉडली एक्सेप्टेबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो ब्रॉडली एक्सेप्टेबल चीजें हैं उन पे आप नियम बना दो तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे. अगर आप किसी के कस्टम्स में घुसने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि अपोजिशन जो है वो होगा ही. Right. So let's conclude this. या So is there anything else to add? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये डिस्कशन तो बहुत लंबा है और हम शायद इस पे और भी बात करते रहेंगे बाद में. बट आई Yeah, थिंक या इट्स गुड गुड टू हैव अ डिस्कशन विद यू मारुति एज ऑलवेज. sure. Thank you, sir. But to conclude, I will just say to our viewers ki this is our endeavor where we are trying to decode something, trying to not just
reflect upon, but also if something comes to our mind कि हम एक solution दे पाए कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, या फिर एक उसको बहुत ही simplified कर दें ताकि लोगों के समझ में आ जाए कि उसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है. फॉर एग्जाम्पल आज के इस डिस्कशन से वी केम आउट विद अ वेरी सिंपल थिंग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम कर तो रहे हैं, बट दैट शुड बी ड्रिवन बाय द पर्पस स्टेटमेंट विच इज टू. नंबर वन इज जस्टिस, और जस्टिस का एक सब पार्ट है जिसको हम लोग यूजुअली जस्टिस में नहीं लेते हैं, बट कस्टम लेवल पर, सोशल लेवल पर एक हार्मोनी क्रिएट हो पाए. बट दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन ब्रॉडली विद इन जस्टिस, बिकॉज अगर जस्टिस होगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इट्स अगेन a part of that. So, holding ourselves to this phrase, I think we should end this. Loken sir, happy to have you. और जब भी मौका मिलेगा, we will again come back and discuss the same things. Okay. But close करने से पहले, to all our viewers, do remember to like, share, and subscribe. Thank you, Loken sir. Bye bye. Okay, Martin. Thank you for this discussion here. Thank you, sir.